हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आगाज इंस्टीट्यूट में स्वागत है आप सबका। आज जो टॉपिक है हमारा, हम बात करने वाले हैं कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो सफिशिएंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और वो एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि सर, हमने इतना पढ़ लिया है, हम और क्या एक्स्ट्रा पढ़ें। हम जो ये पढ़ रहे हैं, क्या ये बुक सफिशिएंट है, क्या ये नोट्स सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं और कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं मैं इस टॉपिक पर, ताकि आप सब वीडियो में जो अ, आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे से मिल जाए। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ा, क्या वो सफिशिएंट है। आपके पास जो समय है, तो आप कम समय में कैसे सटीक चीजों को पढ़ें, ये आप कैसे तय करें कि भाई क्या सटीक है। और ओल्ड पेपर का एनालिसिस कैसे आप कर सकते हैं, हाउ टू एनालिसिस ओल्ड पेपर, ये भी आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, करते हैं शुरुआत, समझते हैं चीजों को। तो देखो स्टूडेंट, सबके मन में एक प्रश्न जरूर होता है, और वो ये होता है कि इतना पढ़ लेने के बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही है या गलत है। कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि गलत फैक्ट्स पढ़ रहा हूँ। गलत का मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश की राजधानी आप जबलपुर पढ़ रहे हो। गलत का मतलब ये कि भाई मैं ऐसे अननेसेसरी फैक्ट तो नहीं पढ़ रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे ही नहीं और मैं उनको रटे जा रहा हूँ। क्योंकि होता यही है मोस्टली बच्चों के साथ कि जो अननेसेसरी फैक्ट्स रट कर जाते हैं, जिनका परीक्षा में कोई संबंध ही नहीं होता। मतलब आप ऐसा समझ ले कि आप कोई चपरासी की एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने तैयारी कर ली है बिल्कुल यूपीएससी वाली। तो वो यूपीएससी की जो तैयारी में आपने इतनी मेहनत लगाई, तो वो उस एग्जाम्स में, एग्जाम के हिसाब से यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा आप अननेसेसरी चीजों को पढ़कर चले गए ना। और वहां आपसे पूछ लिया कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, बताओ भारत में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, भारत में कितने राज्य हैं। ऐसे क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछ लिए और आप पढ़कर तो पता नहीं क्या क्या चले गए, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अननेसेसरी चीजें हैं वो अननेसेसरी चीजें आप पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में होते हैं, आपके मन में भी होंगे। अब देखो एक बात और आप समझना, जब भी हम किसी भी पेपर को देखते हैं, 2015 से लेकर 2023 तक का हमने एनालिसिस किया है, और इसी एनालिसिस के आधार पर आज मैं आपसे सारी बात करूंगा। तो 2015 से लेकर 2023 तक का यदि हम एनालिसिस देखें, है ना, 2015 से लेकर 2023 तक का यदि हम एनालिसिस देखें, तो ये बात समझ में आती है कि 90% से लेकर 95% तक जो पेपर हैं वो उन्हीं प्रश्नों से भरा होता है जो प्रश्न एकदम सामान्य स्तर के होते हैं। सामान्य स्तर से क्या तात्पर्य? तो सामान्य स्तर से ये तात्पर्य कि जो जनरली कहीं पर किसी ने पढ़ा हो, जनरली किताबों में लिखे हुए हैं, है ना। अब आपने नहीं पढ़े, आप उन प्रश्नों तक नहीं पहुंच पाए, वो चीज एक अलग है। लेकिन जनरली वो एक सामान्य स्तर के होते हैं, 90 से 95% प्रश्न। 5 से लेकर 10% तक प्रश्न पेपर में ऐसे होते हैं जिन प्रश्नों का जवाब उन्हीं बच्चों के पास होता है जो बहुत ज्यादा गहराई से उस टॉपिक को, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, तो वही बच्चे उस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। मतलब 5 से 10% प्रश्न उस लेवल के होते हैं कि वो प्रश्न जब पेपर में आता है तो उसका जवाब बहुत सारे लोगों के पास तो होता ही नहीं है। आयोग की आंसर शीट का ही वेट करना पड़ता है कि भाई ये प्रश्न पूछ तो लिया आयोग ने, इसका जवाब ये होना चाहिए,
लेकिन अब देखो आयोग इसका क्या सही मानता है। तो 5 से 10% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका क्या उत्तर होगा उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है आयोग का, कि भाई आयोग क्या आंसर शीट दे रहा है और आयोग जो है इसका क्या उत्तर सही मानेगा। और फिर हम, अगर आयोग गलत कहेगा तो फिर हम हमारे तर्क प्रस्तुत करेंगे कि भाई इसका ये नहीं और ये होना चाहिए। मतलब हम भी श्योर नहीं होते हैं उस समय पर। अब होता क्या है कि जो 5 से 10% प्रश्न होते हैं ना, उन 5 से 10% प्रश्न पर हमारी, आपकी, हम सबकी नजरें होती हैं कि भाई ये 5 से 10% प्रश्न जो इस लेवल के आते हैं ये हमें सही करना है, ये प्रश्न हमारे गलत नहीं होना चाहिए। और उन प्रश्नों को सही करने के चक्कर में जो पेपर का 90 से 95% पोर्शन है हम इसको कमजोर कर देते हैं। 10% प्रश्न सही हो उस चक्कर में हम पूरे सिलेबस को उन 10 प्रश्नों को सही कर ले उस लेवल से पढ़ते हैं। और जब हम उस लेवल से पढ़कर जाते हैं तो सोचिए आप जब पूरे सिलेबस को बहुत ज्यादा गहराई से जाकर पढ़ रहे हो, एक एक टॉपिक को आप फुल डिटेल में पढ़ रहे हो, तो सोचिए कितने सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। उन इतने सारे फैक्ट्स को आप कैसे याद रखोगे परीक्षा तक। 1000 फैक्ट याद रखने का अगर कहा जाए, वहीं पर आपको 10,000 फैक्ट याद रखने का कहा जाए, तो 1000 फैक्ट याद रखना ज्यादा आसान है या 10,000 फैक्ट्स को याद रखना ज्यादा सरल है, ज्यादा आसान है? आप खुद इसका जवाब दे सकते हो। अगर कोई आपको यूं कह दे कि भाई 10,000 फैक्ट्स पढ़ने के बजाय ये 1000 फैक्ट्स पढ़ लो, इन 1000 फैक्ट्स में से लगभग 80 से 85 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और कोई यूं कहे कि भाई ये 10,000 फैक्ट पढ़ लो, पूरा का पूरा 100% पेपर इन 10,000 फैक्ट्स में से आपको मिल जाएगा, तो आप कौन सी चीज करना सही समझोगे? जो समझदार होगा वो तो यही कहेगा कि भाई 1000 को मैं ऐसा रट लूं कि मेरा एक फैक्ट गलत ना हो। अगर मैं 85 नंबर भी लेकर आ जाऊंगा, 80 नंबर भी मैं लेकर आ जाऊंगा, और बाकी के बचे हुए जो 15-20 क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर मुझे नहीं भी आ रहे हैं, अगर मैं उनके तुक्के भी लगाऊंगा तो 2 5 6 तुक्के मेरे सही भी हो गए तो इधर मेरे 80 के 80, उधर 5 6 और उसमें से भी सही हो गए तो मैं वैसे 85 पर पहुंच जाऊंगा। और आप देख ही रहे होंगे, चाहे पिछले सालों में मेरिट हाई रही है पीएससी की, उसके पीछे का कारण था आयोग वाले यूनिट जिसको अब हटा दिया है, क्योंकि उसमें बच्चे सब अच्छा स्कोर कर रहे थे। मतलब 8 9 नंबर उसमें लगभग एवरेज सब लेकर आ ही रहे थे, जो पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस बार वो यूनिट नहीं है, तो हो सकता है कि पीएससी बस अपने उसी पुराने कट ऑफ पर आ जाए जहां 70 72 75 76 ये लाइन में कट ऑफ होते थे। तो भी पीएससी में आप 85 नंबर लेकर आ रहे हो, अगर पीएससी का हाईएस्ट कट ऑफ भी चला गया तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझदारी 1000 फैक्ट को 100% याद रखने में है, या समझदारी 10,000 फैक्ट को 60% याद रखने में है? तो हमें ये समझना होगा, हमें ये तय करना होगा कि आखिर में हमें पेपर का ये 90 से 95% वाला पोर्शन सही करना है, या हमें उस 10% के पीछे भागना है। और जो 10% के पीछे भाग रहे हैं वो अपना 90% पेपर खराब कर रहे हैं। तो खराब करने का मतलब ये है कि ये उस स्तर से पढ़ ही नहीं रहे जिस स्तर के प्रश्न एमपीपीएससी में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज यहाँ पर आपको समझना होगी। कैसे समझ में आएगी? तो ये समझ में आएगी ओल्ड पेपर के एनालिसिस से। जितना हम ओल्ड पेपर का एनालिसिस करेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि आखिर में हमें पढ़ना क्या है और हमें जो है छोड़ना क्या है ना? जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तब तक हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे जान पाओगे? तो ये जान पाओगे आप ओल्ड पेपर के एनालिसिस से। मैं फिर कह रहा हूं, 100% को 60% पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम सिलेबस को 60% पढ़ें, परंतु उस 60% सिलेबस को
हम 100% पढ़े कि भाई हमारा एक भी क्वेश्चन यहाँ से हमने जो पढ़ा उसमें से गलत ना हो। क्योंकि बच्चों के साथ यही होता है, बच्चों के साथ यही होता है कि बच्चे सब कुछ पढ़कर चले जाते हैं और वहां पर जाकर अब कंफ्यूज हो रही है कि इसका पहला सही है कि दूसरा सही है, अ सही है कि ब सही है, नर्मदा आएगा कि बेतवा आएगा, भारत आएगा कि अफगानिस्तान आएगा, है ना। बस इन्हीं में उनका जो पूरा 2 घंटे हैं वो निकल जाते हैं और फिर आकर बोलते हैं कि यार पेपर तो अच्छा था पर मैं ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो रहा था और मैंने कंफ्यूज होकर गलत कर दिया। एक और चीज, ये जो 10% क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन जानबूझकर पेपर में पेपर सेट करने वाला इन क्वेश्चंस को ऐड करता है। उसके पीछे की भी आप रणनीति को समझो, इसके पीछे की रणनीति को समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा खेला स्टूडेंट के साथ होता है परीक्षा में। 10% प्रश्न ऐसे होते हैं, 5 से 10% प्रश्न जो आउट ऑफ रेंज होते हैं, मतलब मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, वो आउट ऑफ रेंज होते हैं, मतलब जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वहीं से वो प्रश्न आ गया। मतलब 99 या 95% बच्चे उस रेंज से बाहर ही होते हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो उस रेंज तक पढ़ते हैं, बाकी बच्चे उस रेंज तक पढ़ते ही नहीं है, वो प्रश्न उनके रेंज से बाहर ही होता है। अब होता क्या है समझना, जैसे अभी कुछ ही समय पहले पीएससी की कुछ हम ऐसे 2-4 प्रश्नों की बात करें तो जैसे एक प्रश्न था बोधन दोवा वाला, है ना, जो नया नया मार्केट में आया था उस साल, उसके बाद ही लोगों को पता चला कि भाई ये बोधन दोवा क्या है। तो जैसे ही बच्चे पेपर को, जैसे ही परीक्षा हाल में पेपर मिला, पेपर लिया, बिल्कुल जो भी गणेश जी वगैरह का नाम लेकर बच्चे ने पेपर स्टार्ट किया जय माता दी बोलकर, और जैसे ही पहला प्रश्न देखा, दूसरा देखा, हाँ ठीक है ठीक है, और जैसे ही उसकी नजर पड़ी बोधन दोआ वाले प्रश्न पर, तो जैसे ही नजर गई बोधन दोआ वाले प्रश्न पर तो बच्चे को शुरू में तो सिर्फ गणेश जी ही याद आए थे, लेकिन बोधन दोवा देखकर उसको सारे ही देवी देवता याद आ चुके हैं कि भाई ये कौन सा प्रश्न आ गया, ये तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, ये तो नाम ही नहीं सुना, नाम ही आज पहली बार सुन रहा हूँ, ये बोधन दोवा है क्या। अब जैसे ही बच्चे ने प्रश्न पढ़ा, अब मान लीजिए कि बोधन दोवा 21वें नंबर पर है, लेकिन बच्चा आगे जितने भी प्रश्न पढ़ रहा है ना, उसके दिमाग में बोधन दोवा ही घूम रहा है, यार ये बोधन दोवा कौन है, ये बोधन दोवा का प्रश्न कहाँ से आ गया। अब हो क्या रहा है कि जो मनोवृत्ति है स्टूडेंट की वो ऐसी सेट हो चुकी है कि पेपर टफ है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े, ये मनोवृत्ति सेट हो चुकी है, बच्चे का ये एटीट्यूड बन चुका है कि पेपर टफ है। और जब एटीट्यूड बन गया कि पेपर टफ है, तो अब जो सिंपल क्वेश्चन है ना वो भी उसको टफ लगने लगे। और फिर बोधन दोहा के साथ में मैंने कहा ना कि 5 से 10% प्रश्न ऐसे होते हैं, तो बोधन दोहा के अलावा उसको 4-5 और प्रश्न दिख गए बोधन दोहा की रेंज वाले ही, बच्चे का और दिमाग खराब कि पेपर तो बड़ा टफ है। अब बच्चे को उस पेपर में 90 क्वेश्चन अच्छे नहीं दिख रहे हैं, पेपर में उस बच्चे को 10 प्रश्न वो दिख रहे हैं जो उसने नहीं पढ़े, और उन 10 प्रश्नों को ही वो सोच रहा है उन 90 प्रश्नों को करते हुए भी, यार बोधन दोवा कौन था, बोधन दोवा कौन था, बस यही उसके दिमाग में चल रहा है, बस यही उसके दिमाग में चल रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो उसने पढ़ा है उसमें भी वो कंफ्यूज हो रहा है। बेतवा नदी कहाँ निकलती है उसमें भी कंफ्यूज हो गया कि सीहोर है कि भोपाल है कि होशंगाबाद है कि इनमें से कोई नहीं है, हो है क्या, है ना, इसमें भी वो कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में वो 10% प्रश्न घर कर चुके हैं, उसके दिमाग में वो 10% प्रश्न ही घूम रही है, मनोवृत्ति है ना, बड़ी जल्दी बदल जाती है ना। पेपर को उसने समझ लिया कि टफ है, पेपर को समझ लिया स्टूडेंट ने कि टफ है, अब उसको सरल प्रश्न भी टफ लगने लगे और वो ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूज होने लगा। जिन बच्चों ने उस साल एग्जाम दी होगी उनको पता भी होगा कि घर पे आकर देखा तो पता चला कि अरे बाप रे पेपर इतना सरल था, और जब परीक्षा हाल में पेपर दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्या पूछ लिया है। क्यों, क्योंकि बोधन दोआ दिमाग में घुस चुका था। अब होता क्या है कि ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोधन दोहा पढ़ा, बिल्कुल पढ़कर ठीक है इसका जो भी उत्तर होगा आगे देखेंगे, और वो जो है
अपना काम करने लगते हैं, मतलब आगे जो भी उनको प्रश्न पढ़ना है वो देखने लगते, मतलब बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं बोधन दोहा जैसे प्रश्नों को देखकर। और एक अधिकारी का यही तो गुण होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो वो विचलित नहीं होता है। परिस्थिति कैसी भी हो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल सेट होता है अपने लक्ष्य की ओर, है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे उस समय भी थे और आज भी होते हैं, है ना, कि जो इन चीजों से नहीं घबराते हैं। वो ये सोचते कि भाई जो भी प्रश्न है मैं सामना करूंगा, आगे देखूंगा, अभी जो सही है मैं उन पर काम करूंगा। मतलब वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, घबराते नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते हैं। और एक अधिकारी का यही तो लक्षण है कि परिस्थितियां कैसी भी हो वो विचलित ना हो, मेंटली स्ट्रांग रहे। सामने चाहे विकट परिस्थिति भी आ जाए वो वहां पर भी पॉजिटिव ही सोचे कि ठीक है मैं इसका भी सामना करूंगा। और जिन लोगों ने एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पेपर को दिया था या बाद में भी दिए हैं पेपर को, तो उन्होंने पेपर को अच्छे नंबर से क्लियर भी किया, अच्छे नंबर से वो पास भी हुए, वो नहीं उलझे उन क्वेश्चंस में। और जो बच्चे इस प्रकार से उलझ जाते हैं तो वो बच्चे जहाँ 85 स्कोर करने वाले थे वो 70 72 65 पर आकर ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो सही को भी गलत कराते हैं। जो उनको आता था उसको भी वो सही कर देते गलत कर देते हैं, है ना। लगाना था बेतवा और लगा चंबल आते हैं, इस टाइप की गलतियां उनसे परीक्षा में हो जाती हैं। आपसे भी होती होगी और आपसे भी हुई होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है पेपर बनाने वाले की, है ना। उस रणनीति के तहत ही उस पेपर में 2 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न ऐसे डाल दिए जाते हैं ताकि लोगों ताकि ये देखा जाए कि भाई कौन इनसे विचलित हो रहा है और कौन नहीं। हालांकि ये ऐसा सोचकर नहीं डालते हैं, लेकिन एक माइंड सेट पूरा ऐसा ही रहता है कि भाई इसमें कुछ 2 5 प्रश्न ऐसे रहे जिससे यूं लगे कि हाँ पेपर टफ है ना। और जिसने ये सोच लिया पेपर टफ है उसका हो गया कबाड़ा। और फिर क्या करते हैं कि पेपर में जो 5 6 प्रश्न आए नए, अब उन प्रश्नों उन जैसे प्रश्नों की खोज में अगले साल वाले बच्चे निकल जाते हैं। जो बच्चे अगले साल एग्जाम देंगे ना, फिर वो हर चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भैया इतना डिटेल में पढ़ लिया कि इतिहासकार भी कंफ्यूज है कि भाई तू ये फैक्ट कहाँ से पढ़ के आया, है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने भी क्लास में ये कई बार चीजें बच्चों के मुंह से सुनी है कि बच्चे कुछ टॉपिक पढ़ा रहे तो वो ऐसा फैक्ट बोल देते हैं कि भाई मैं भी कंफ्यूज कि ये तूने पढ़ा कहाँ से। फिर बोलते सर गूगल पे देखा था, ये तो वहां देखा था। मतलब वो ऐसा फैक्ट बोलते हैं जो ऑथेंटिक है ही नहीं, है ना, जो कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या कहीं पर इधर उधर से उनके दिमाग में कहीं पहुंच गया और वो उसको बोल देते हैं। मतलब वो बिल्कुल तलाश में है कि कहीं से भी कुछ भी हमें डिटेल मिल जाए, कहीं से कुछ भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें वो बोधन दोहा वाले प्रश्न सही करना है। और जो उन बोधन दोहाओं के चक्कर में उलझ जाता है वो अपना पेपर पूरा गलत कर बैठता है। तो स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेपर में 80 से 85 90% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप अगर पीएससी के पेपर को सही से एनालिसिस कर लो और उसी एनालिसिस के आधार पर अगर आप पढ़ लो तो आप उन 80 90% प्रश्नों को आसानी से सही कर सकते हो। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, आएगी अभी और समझ में, सारी चीजें मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अब देखो स्टूडेंट, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आखिर में किस लेवल के प्रश्न पीएससी पूछता है या किसी भी टॉपिक को हमें किस लेवल तक पढ़ना है ना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखो, मैं कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं और उससे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक यूनिट 3 में जो भारत का भूगोल है उसमें एक टॉपिक है पर्वत। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस हो तो आप उस सिलेबस को देखिएगा, यूनिट 3 उठाकर देखिएगा। यूनिट 3 जो है भारत का भूगोल, उसमें टॉपिक है पहला पर्वत। अब देखो पर्वत में क्या क्या है पढ़ने को, है ना। अगर कोई चाहता हो कि मुझे पर्वत पढ़ना है तो वो पर्वत नामक टॉपिक में क्या क्या पढ़ सकता है। सबसे पहले तो वो ये पढ़ेगा कि भाई पर्वत होते क्या हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, है ना। बहुत सारे प्रकार के पर्वत होते हैं, तो पर्वत के प्रकार कितने हैं, भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, उन वो पर्वत कौन कौन से राज्यों में हैं, उन पर्वत की ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उन पर्वत पर चट्टानें कौन सी हैं, है ना। मतलब पर्वतों में पढ़ने को तो बहुत सारा है।
आपको इतने मोटे मोटे ग्रंथ मिल जाएंगे पर्वतों के ऊपर, है ना। मतलब पर्वतों के विषय में आपको इतनी इतनी बातें देखने को मिल जाएगी जो आप 3-4 महीने भी लगातार पढ़ो फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। इतना रिसर्च आपको मिल जाएगा पर्वतों के बारे में, मतलब कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो फिर हम पर्वत में पढ़े क्या? अगर पर्वत में कंटेंट की कोई कमी नहीं है तो फिर हम पढ़े क्या? क्या हम सब कुछ पढ़ लें? स्टूडेंट के साथ होता भी यही है कि पर्वत उसे पढ़ना है और किसी ने कहा कि भाई मेरे पास पर्वत से रिलेटेड एक किताब है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, तो बच्चा तुरंत उस किताब को खरीद लेता है और उस किताब में जो अननेसेसरी फैक्ट्स लिखे हैं, जो अननेसेसरी बातें लिखी उनको भी पढ़कर खुश होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा। भाई तुम जो पढ़ रहे हो वो कोई नहीं पढ़ रहा है, और अगर तुम जो पढ़ रहे हो वो परीक्षा में आता ही नहीं है तो फिर तुम पढ़ रहे हो तो वो किस काम का? क्योंकि तुम तो पास होने के लिए पढ़ रहे हो, और जब तुम जो पढ़ रहे हो वो परीक्षा में ही नहीं आएगा तो फिर वो है किस काम का तुम्हारे? और स्टूडेंट करता ही यही है कि किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि अब हड़प्पा सभ्यता के मेरे पास बहुत मस्त नोट्स हैं, हड़प्पा सभ्यता के मेरे पास बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जो कहीं नहीं तूने पढ़े होंगे, और स्टूडेंट तुरंत उन फैक्ट्स को लेकर धड़ाधड़ उनको रट्टा मारने लगता है, धड़ाधड़ उनको रटने लगता है। ये भी नहीं सोचता कि क्या इस टाइप के फैक्ट पेपर में आते हैं क्या, क्या ऐसी चीजें परीक्षक पूछता है क्या? स्टूडेंट ये सोचता ही नहीं है, बस धड़ाधड़ पढ़ना शुरू। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो पता है, अपने दिमाग में आप फैक्ट्स ही फैक्ट्स डाल रहे हो, मतलब एक प्रकार से कचरा आप अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहे हो। और जब उस कचरे में कोई छोटा सा मोती गिर गया हो और फिर कहें आपको उस मोती को ढूंढो, तो सोचो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छा है ना कि आप मोतियों को ही दिमाग में घुसेड़ो। आप अपने दिमाग में जब मोती ही मोती डालोगे तो आराम से हम मोतियों में से तो मोती चुन ही लेंगे। तो मोती का मतलब वो फैक्ट ही आप याद रखो ना, वही आप पढ़ो ना जो परीक्षा की डिमांड है। हमें उन 5-10% प्रश्नों के चक्कर में भी नहीं पढ़ना। हम पहले सिलेबस को एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट करें। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है और हमें कैसा पढ़ना चाहिए? पर्वतों के बारे में तो बहुत कुछ है पढ़ने का। पर्वतों के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिल जाएगी। पर्वतों का जन्म कैसे हुआ उसकी भी पौराणिक कथा मिल जाएगी। साधु महात्मा की कहानियां मिल जाएगी। लेकिन क्या वो आपके लिए काम की है? आपके लिए क्या काम का है? ये पता चलेगा आपको ओल्ड पेपर के एनालिसिस से। जैसे कि मैंने इस टॉपिक का कुछ एनालिसिस किया और वो एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पर्वत नाम का जो टॉपिक है ना, इस पर्वत नाम के टॉपिक से 2022 में प्रश्न आया था कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। हालांकि अब वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं है सिलेबस में, हो सकता है इस टाइप के प्रश्न अब न हो, मतलब एटलस वाले ये, लेकिन मतलब आप प्रश्नों का स्वरूप समझो। प्रश्न क्या था? पर्वत की लोकेशन को लेकर, है ना। प्रश्न क्या था? पर्वत की लोकेशन, कि भाई ये पर्वत कहाँ स्थित है, लोकेशन वाला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? मतलब यहाँ पर ये प्रश्न था कि भाई कोई सी पहाड़ी है ना, जो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। 2023 का ये प्रश्न था। 2021 का प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा नवीन पर्वत नहीं है ना। मतलब पर्वत की कैटेगरी से रिलेटेड प्रश्न था, है ना, कि जो पर्वतों की कैटेगरी है ना, ब्लॉक, अवशिष्ट, वलित, नवीन वलित, है ना, तो कौन सा पर्वत जो है वो नवीन वलित नहीं है। चौथा जो 2020 में जो प्रश्न था वो था पर्वत शिखर और महाद्वीप, मतलब लोकेशन को लेकर प्रश्न था। मतलब एग्जामिनर ने पर्वत की लोकेशन से रिलेटेड प्रश्न किया है, ठीक है। और प्रश्न देखते हैं तो 2017 में जो प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है। मतलब ये भी लोकेशन से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा, मैकल, विंध्याचल, मतलब ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो लोकेशन से रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 2016 में था कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मतलब हाईएस्ट पिक से क्वेश्चन था, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो था वो था एक हाईएस्ट पिक वाला, है ना, कि भाई हाईएस्ट पिक कौन सा है। और भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, मतलब ये भी एक टाइप से लोकेशन वाला प्रश्न था, है ना, जिसमें उसने भारत की दक्षिणतम श्रेणी पूछी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 2019 में दो प्रश्न थे पर्वत से। एक था कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। मतलब जो
पर्वत है ना, तो वो पर्वत की जो श्रेणी है, जो क्रम है, वो आपको बताना था। मतलब एक टाइप से देखे तो ये भी एक लोकेशन वाला ही प्रश्न है ना, इसमें भी वो लोकेशन ही पूछ रहा है कि भाई उनकी लोकेशन का क्रम क्या है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। हालांकि ये जो 2019 का प्रश्न था, मैंने करेवा को इसलिए ऐड किया कि ये यहाँ पर ऑप्शन में पर्वत थे, लेकिन ये पर्वतों से हटकर प्रश्न है ना। अगर हम एनालिसिस करेंगे तो जो कृषि से रिलेटेड जो पोर्शन है ना, उस पोर्शन का ये प्रश्न है। मतलब जो आकृतियां बनती हैं करेवा वगैरह की, जिसमें जो फसलें वगैरह होती है, तो जनरली हम इसको वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए इसको ऐड कर दिया था, ठीक है। तो आप अगर अब इन प्रश्नों को देखते हो, 2015 से लेकर 2023 तक का एनालिसिस है ये, 2015 से लेकर 2023 तक का, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, पिछले 9 सालों का एनालिसिस। पिछले 9 सालों में एमपीपीएससी ने जो पर्वतों से प्रश्न पूछे हैं, वो प्रश्न ये आपके सामने हैं। अब इन प्रश्नों में देखो आपके उसका लेवल क्या है। वो हाईएस्ट पिक पूछ रहा है, वो पर्वतों की लोकेशन पूछ रहा है, वो पर्वतों की कैटेगरी पूछ रहा है ना। वो ये भी प्रश्न, ये भी एक प्रकार से लोकेशन वाला ही है ना। तो जनरली या तो वो पहाड़ियां पूछ रहा है, मतलब वो ऐसा पूछ रहा है कि पर्वतमाला में कौन कौन से पर्वत हैं, पर्वतों की लोकेशन कहाँ है, या कौन सा किस कैटेगरी का पर्वत है, कौन सा पर्वत किस राज्य में है, कौन भारत के उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूर्व में है, कौन पश्चिम में है। मतलब पीएससी का जो पर्वतों से प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न है जनरली लोकेशन वाला। पीएससी जनरली पर्वतों से लोकेशन वाले प्रश्न करता है। तो बताइए, अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि भारत में जितने भी पर्वत हैं, जैसे भारत का भूगोल सिलेबस में लिखा है, उसमें पर्वत दिया, तो हम पर्वतों की उत्पत्ति की पौराणिक कहानियों को सुनने से अच्छा कि हम उन पर्वतों की लोकेशन को देख लें कि भाई अन्नामलाई कहाँ है, तुरंत लोकेशन हो। महेंद्रगिरी कहाँ है, लोकेशन हो। पश्चिमी घाट के पर्वतों की लोकेशन, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से, उनकी लोकेशन, कौन किस राज्य में है, वो लोकेशन, किसकी हाईएस्ट पिक कौन सी हो, ये आपको पता हो। तो जब आप इन 3-4 बिंदुओं पर काम कर लेंगे, तो पीएससी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने पर्वत तैयार कर लिया ना, तो आपके मन में अब ये एक मतलब आपके मन में एक प्रकार से हम यूं देखें तो ये संतुष्टि आ जाएगी ना कि हाँ, जो मैंने पढ़ा वो सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने वो सब पढ़ लिया जिस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी इस टॉपिक से करता है, या एमपीपीएससी ने इस टॉपिक से जिस प्रकार के प्रश्न किए हैं, मैं उस प्रकार की सारी चीजें मैंने पढ़ ली है। तो आप जब एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा वो सफिशिएंट है या नहीं। बाकी फिर तो आप कुछ भी पढ़ते रहो। मैं बोल रहा हूँ ना, पर्वतों में बहुत कुछ है पढ़ने का। आपके पास कोई किताब हो, कोई कोई बुक हो, तो आप उठाकर देख देख लीजिएगा। पर्वतों में आपको ऐसी भी चीजें मिलेगी कि भाई विंध्याचल पर्वत कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के बीच में है। लेकिन इस टाइप के प्रश्न पीएससी ने अब तक तो नहीं पूछे हैं। तो क्या इस टाइप के प्रश्न पर हमें समय खराब करना चाहिए? हाँ, समय बच रहा है तो आप पढ़ो, समय बच रहा है तो बिल्कुल हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन पहले हम पैटर्न के अकॉर्डिंग तो पढ़ें। जब तक हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही नहीं पढ़ेंगे, हम अननेसेसरी चीजों में ही पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। हम अक्षांश और देशांतर याद रखने में हम यही याद नहीं रख पा रहे हैं कि भाई जो सतपुड़ा श्रेणी है वो कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिलों में है, जो विंध्याचल है मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से जिलों में है। हमें वो ही याद नहीं हो रहा, क्योंकि हम कुछ ऐसे अननेसेसरी फैक्ट्स याद कर रहे हैं, जिन फैक्ट्स ने हमारे दिमाग में जगह घेर ली। जो हमारी क्षमता है ना, क्षमता तो हमारी यही है ना कि भाई इतना ही हम याद रख सकते हैं। अब क्षमता के अनुसार आप अ, अच्छे फैक्ट्स याद रख लो, या अनवांटेड जो जरूरी नहीं है आप उन्हें याद रख लो, है ना, ये आपको तय करना है। तो आप जब इस प्रकार से समझोगे ना स्टूडेंट, तभी आप उन्हीं फैक्ट्स पर रहोगे जो फैक्ट्स जनरली एग्जामिनर पूछता है, जो जनरली आपकी परीक्षा का, आपके पेपर का हिस्सा होते हैं। ठीक है। तो मेरा लास्ट में कहने का मतलब यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, आप उसको एनालिसिस करो।
2015 से लेकर 2023 तक के ओल्ड पेपर की मार्केट में एक अच्छी बुक मिल जाती है। 200-150 रुपए में आसानी से आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, जिसमें पुराने सालों की प्री के पेपर है। आप भारत का इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो भी पेपर उठा लो, एक 10 मिनट ही तो लगते हैं, ज्यादा तो लगता नहीं है समय, है ना। क्योंकि अच्छी बात ये भी है कि आपको इतिहास इतिहास के प्रश्न, भूगोल भूगोल के प्रश्न उसमें साथ में भी दिख जाएंगे। बहुत सारी किताबें मार्केट में ऐसी भी मिल जाएगी जिसमें जिन्होंने सेक्शन वाइज क्वेश्चन को छांट रखा है ना। इतिहास इतिहास के अलग, भूगोल भूगोल के अलग, तो वो और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा? आपने जब भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ना शुरू किया तो आपने देख लिया कि भाई पीएससी ने पिछले 9-10 सालों में हड़प्पा सभ्यता से किस टाइप के प्रश्न किए हैं। तो आपने देखा कि भाई उसने हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इस टाइप के प्रश्न किए हैं। तो आप भी जनरली उसी दायरे में रहकर हड़प्पा को कंप्लीट कर लोगे। या जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास से एमपीपीएससी ने किस टाइप के प्रश्न पूछे, जब आप पिछले 9-10 सालों के पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सीधे सीधे वो तो या तो सन पूछ रहा है, या यूं पूछ रहा है कि भाई किसका संस्थापक कौन रहा, या कौन सा विद्रोह किसने शुरू किया था। तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, है ना। ये आंदोलन कब हुआ था, इस आंदोलन को किसने शुरू किया था। बस मुझे इसी टाइप के फैक्ट्स मुझे पढ़ना है, क्योंकि इसी टाइप के फैक्ट्स जनरली एमपीपीसी पूछता है। तो उससे क्या होगा कि हम एक प्रॉपर वे में अपने अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी आप पढ़ते रहो, आप पढ़ना कभी खत्म नहीं होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर कंटेंट बहुत सारा है, अ, उन नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा है, उन किताबों में तो बहुत लिखा है। तो बहुत कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता, जरूरी वह होता है जो परीक्षा की डिमांड है, जो परीक्षक पूछता है वो पढ़ना जरूरी होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि 5 से 10 प्रश्न ऐसे हो जो आपकी रेंज से बाहर है, लेकिन आप उन 5-10% प्रश्नों के चक्कर में आप अपने 90 प्रश्नों को गलत मत करो। आप अपना 90% पेपर खराब मत करो। आप 90% पेपर सही करने के लिए आप पूरी तरीके से एनालिसिस करो, एनालिसिस करके आप चीजों को पढ़ लो। अब जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैं कुछ सही कह रहा हूँ, या इस तरह से पढ़ा जा सकता है, या जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़ पाए चीजों को अच्छे से, या जो लोग पिछले कुछ वर्षों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस वगैरह भी उनका सब कंप्लीट है पर पेपर उनका नहीं निकलता है, तो उन लोगों के लिए एक टिप मैं दूंगा कि आप क्या करो कि एक दिन लगेगा, है ना, ज्यादा भी समय नहीं लगेगा, एक दिन भी क्या 2-4 घंटे ही लगेंगे, पर आप एक दिन मान लो, ओल्ड पेपर की बुक खरीद लो और उस बुक में से आप इतिहास इतिहास के मतलब 10 यूनिट वाइज आप प्रश्न छांट लो, या ऐसी कोई छठी छठाई बुक मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो आप उनके प्रश्नों को छांट लो, टॉपिक वाइज आप पढ़ना शुरू कर दो, है ना। आपने जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल शुरू किया तो देख लो आपकी मध्य प्रदेश की नदियों से एमपीपीएससी कैसे प्रश्न करता है, कि भाई वो सहायक नदियां ज्यादा पूछता है, या वो नदियों के उद्गम स्थल पूछता है, या नदियां कौन से जिलों से होकर जाती हैं ये पूछता है। आप फिर देखो कि क्या उसने सारी नदियां पूछी हुई है, या वो नर्मदा, बेतवा, सोन, इन 4-5 नदियों से ही प्रश्न हर बार पूछ रहा है। तो बस आप भी वही करो कि आप क्यों 100-200 नदियों के उद्गम स्थल याद करो। आप जो प्रमुख 20-25 नदियां हैं आप उनका याद कर कर जाओ। आप जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हो तो आप ये देखो भाई राष्ट्रीय उद्यान में एमपीपीएससी लोकेशन पूछ रहा है, या राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में फेमस है वो भी पूछ रहा है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई राष्ट्रीय उद्यान से वो लोकेशन वाले ही प्रश्न कर रहा है। वो ये पूछ रहा है कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से पहाड़ पर है, या इस राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम क्या है, या इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर या कौन सा जीव जो है वो फेमस है, मतलब इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर एक दिन पूरा एनालिसिस करो, फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ स्टूडेंट, आप कम समय में बहुत सटीक पढ़ लोगे। आप कम समय में बिल्कुल टारगेट बेस्ड स्टडी कर लोगे, जो एग्जाम की डिमांड है, जहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और मान लीजिए कि आप पेपर में 100 में से आपको
60 प्रश्न ऐसे दिख गए जो एग्जैक्ट आपके सही हैं। अब आप 40 तुक्के भी लगाकर आते हो ना, है ना, और आप तो पढ़कर तुक्के लगा रहे हो, तो 40 में से अगर आप 15 भी तुक्के सही कर लेते हो तो भी आप 75 स्कोर तो कर ही लेते हो, गिरी से गिरी कंडीशन में, है ना, गिरी से गिरी कंडीशन में आप 75 स्कोर कर लेते हो। लेकिन अगर आप 100 में से 70 सही कर लेते हो, है ना, टारगेट मतलब एक सटीक पढ़ाई करके, और 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन रहे, अब वो 30 तुक्के भी लगाओगे ना तो 7-8 तो सही होंगे, तो भी आप 80 के आसपास पहुंच जाओगे, है ना। टफ पेपर हुआ उस कंडीशन में। तो स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करना होगा, जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही आप आगे जाओगे, कम समय में आप उतनी ही सफलता हासिल करोगे। तो फाइनली इस क्लास में मेरा जो बताने का और कहने का उद्देश्य है वो यही है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो परीक्षा की डिमांड है। आप एक और उदाहरण से समझ लो कि जैसे कोई चपरासी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले को चपरासी का सिलेबस पढ़ाओगे तो क्या उसके लिए ये न्याय होगा? क्या चपरासी की तैयारी करने वाले को यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाओगे तो क्या ये उसके साथ न्याय होगा? अब दोनों को जो सिलेबस दिया, उन दोनों के सिलेबस में लिखा है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। चपरासी की तैयारी करने वाले ने सिलेबस देखा तो उसमें लिखा है भारत का इतिहास, यूपीएससी की तैयारी करने वाले ने सिलेबस देखा तो उसमें भी लिखा है भारत का इतिहास। तो बताइए क्या आप दोनों को सेम नोट्स से पढ़ना चाहिए क्या? दोनों को सेम नोट्स से पढ़ना चाहिए क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, चपरासी की तैयारी कर रहा है तो उससे तो क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही पूछेगा एग्जामिनर, है ना, जो उस एग्जाम की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न होंगे। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आपकी परीक्षा की जो डिमांड है आप उस अकॉर्डिंग पढ़ो। आप उन 5-10 प्रश्नों को मत देखो कि यार इतना डीपली प्रश्न था तो मैं सब कुछ डीपली पढ़ूं। सब कुछ डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उन 5-10% प्रश्नों के चक्कर में अपने माइंड को इतना डिस्टर्ब मत रखो। आप ये देखो कि भाई जो बाकी 90% बचा हुआ पोर्शन है पेपर का, वो मुझे सही करना है। और वो सही कैसे किया जा सकता है? एक स्मार्ट स्टडी करके। बाकी जो स्टूडेंट साल भर जिनके पास है, 6 महीने जिनके पास है, वो तो डीपली पढ़े तो कोई बुराई नहीं है, मैं डीपली पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि भाई अननेसेसरी हमें नहीं पढ़ना है। एक तो समय भी हमारे पास कम है ना, समय भी कम है, भले 3 महीने 4 महीने महीने भी आपको मिले तो वो भी कम है, जितना सिलेबस है उस हिसाब से वो भी कम है। और उस समय में अगर आप इस प्रकार से सब कुछ पढ़कर जाने का सोचोगे तो माना कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो दूसरा कॉन्टेस्ट है वो ये है कि ये सब कुछ पढ़ा याद कैसे रखोगे, है ना। पढ़ने को पढ़ाया जा सकता है, पढ़ने को सब कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसको याद कैसे रखा जाए, उसको हम परीक्षा में परीक्षा तक याद कैसे रखें। तो इसलिए सटीक पढ़ो, अच्छा पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, तभी आप जल्दी सिलेक्शन ले पाओगे, जल्दी आप पास हो पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट्स हो आपको, और हो सकता है मेरी इन बातों से कुछ लोग ऐसा असहमत भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल असहमत और असहमत होना लाजमी है। लेकिन फिर भी जो मुझे अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा, 2015 से लेकर 2023 तक के पेपर को जो मैंने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट स्मार्ट वर्क कर ले तो वो हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करके वो जल्दी सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चले तो ऑल द बेस्ट।